हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री। और आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। मैटर के नॉर्मली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट ऑफ मैटर पहले भी आपने पढ़ा होगा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, दैट इज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दैट इज सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। सॉलिड का एग्जांपल जैसे कि आइस हो गया, या और भी कुछ ले सकते हैं, स्टोन या सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म, दिस सॉलिड। लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हैं वाटर, ऑयल, बेंजीन। और गैस का एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, हम चारों तरफ गैस से घिरे हुए हैं, लाइक ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, हाइड्रोजन गैस, etc. तो ये सब एग्जांपल हैं। सो देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर समझा दिए। जैसे सॉलिड, जैसे आइस, स्टोन होगा, नॉट स्टोन, सोडियम क्लोराइड, etc. एंड लिक्विड फॉर्म में जैसे वाटर, ऑयल, बेंजीन। और गैस फॉर्म में अब जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, etc. सो अब हम इसके थोड़े डिफरेंस देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्या डिफरेंस है। सो इस साइड में हम सॉलिड लिख देते हैं, सॉलिड स्टेट, और बीच में लिखते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, एंड लास्ट में गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो देखते हैं क्या डिफरेंसेज हैं दोनों में, तीनों में। सो मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मैंने सॉलिड में जो आपस में मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे लिस्ट क्लोजली पैक्ड in comparison to those of solid. और गैस फॉर्म में sufficiently apart, or you can say molecules are sufficiently apart from one another, यानी एक दूसरे से काफी दूरी पर रहते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफी क्लोज होंगे एक दूसरे के, इस तरह से।
सॉलिड। उस तरह से लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा दूर रहेंगे एक दूसरे से, इस तरह से लिक्विड। और गैस में एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस तरह से पूरे कंटेनर में फैले रहेंगे। और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल काफी डिस्टेंस रहेगा, काफी दूरी रहेगी। तो इस तरह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से गैस फॉर्म में काफी डिस्टेंस पर रहते हैं, जबकि सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे से काफी चिपके हुए रहते हैं, नजदीक रहते हैं। और लिक्विड में गैस और सॉलिड के इंटरमीडिएट होता है, यानी बीच में होता है। सेकेंड डिफरेंस है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ attraction is the strongest, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, जबकि वीकर देन दोज ऑफ सॉलिड। यानी सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और गैस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, माने ना के बराबर होता है। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। Molecules of solid possess less एनर्जी। यदि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी काफी कम होती है। लिक्विड के केस में हैव, और यू कैन से have higher energy in comparison to those of solid। और गैस के फॉर्म में have most energetic। गैस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, यानी कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी काफी कम होती है। लिक्विड की सॉलिड के मॉलिक्यूल के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी रहती है लिक्विड के मॉलिक्यूल का एनर्जी, और गैस की एनर्जी और गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, फोर्थ डिफरेंस। सॉलिड हैज definite shape and definite volume।
यानी सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, जबकि लिक्विड के केस में लिक्विड हैज definite volume but not definite shape। यानी लिक्विड को जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का शेप में हो जाता है। सो लिक्विड हैज डिफिनिट शेप वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप, while solid has definite shape and definite volume। गैस के केस में gas has neither definite shape nor definite volume। गैस का न डेफिनेट शेप होता है न डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड possesses least compressibility and thermal expansion। इन सॉलिड को यदि हम दबाना चाहें, कंप्रेस करना चाहें तो संभव नहीं है। सो सॉलिड पोजेस लेस और सॉलिड पोजेस लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि टेम्परेचर देने पे सॉलिड में कोई खास एक्सपेंशन नहीं होता है, यानी सॉलिड कोई खास एक्सपेंड नहीं करता है, जबकि लिक्विड केस में लिक्विड हैज slightly higher compressibility and thermal expansion than those of solid। जबकि गैस के केस में गैस हैज हाई compressibility and thermal एक्सपेंशन। गैस की कंप्रेसिबिलिटी यानी गैस को हम दबाना चाहें तो दबा सकते हैं, या गैस को दबा के किसी तरह के भी कंटेनर में उसको भर सकते हैं। और गैस जब एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, यानी कि गैस को जब हीट करते हैं तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन भी होता है, यानी गैस फैलता है, जबकि सॉलिड केस में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड केस में कुछ हद तक होता है कि जब उसको टेम्परेचर देते हैं तो कुछ हद तक वो फैलता है, या कह सकते हैं कि लिक्विड में को थोड़ा बहुत हम कंप्रेस कर भी सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन सॉलिड केस में ऐसा नहीं होता है। जब गैस के केस में कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, गैस को अच्छी तरह से हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और उसमें थर्मल एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। Last differences। So solid has high density except ice।
आइस भी सॉलिड है, लेकिन आइस की डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में कम होता है. बट यूजुअली सॉलिड हैज हाई डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, जबकि लिक्विड हैज low density in comparison to those of solid. जबकि गैस हैज जनरली लो डेंसिटी, गैस की डेंसिटी काफ़ी कम होती है. लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड कंपेरिजन में कम होती है, इन सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि गैस की डेंसिटी ऑलमोस्ट या जनरली लो होती है. सो ये कुछ डिफरेंसेस थे सॉलिड, लिक्विड और गैस में. एक प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट को बोलते हैं, दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. अभी तक हमने देखा कि मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो एक प्लाज्मा स्टेट है, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, in which matter consists the mixture of electrons and positively charged ions. And formed due to superheating of gaseous state of matter. Fourth state is the plasma state, or in which matter consists the mixture of electrons and positively charged ions and formed due to the superheating of gaseous state of matter. यानी कि मैटर के गैसियस स्टेट को जब काफ़ी सुपर हीट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं, तो वो गैसियस स्टेट इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयंस में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, एंड उस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट. जो कि फॉर एग्जांपल इन द सन या स्टार, यानी सन और स्टार के आसपास नियर अबाउट जो जिस तरह के रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह के हीटिंग के रिएक्शन होते हैं, उसके सराउंडिंग में प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है, उसके सराउंडिंग में प्लाज्मा स्टेट होता है. एंड नेक्स्ट स्टेट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर,
फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और इसको हम बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट भी बोलते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि व्हेन ग्रुप ऑफ atoms is cooled nearly absolute zero. Absolute zero means minus 273 degree Celsius और 0 Kelvin को absolute zero बोलते हैं। So when group of atoms is cooled nearly absolute zero, all the atoms clump together and form a big superatom. And loses their individual identity. So fifth state of matter, that is Bose-Einstein condensate, when group of atoms is cooled nearly absolute zero, जब मैटर को एब्सोल्यूट जीरो पे ठंडा किया जाता है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया जाता है, तो ऑल द एटम्स क्लम्प टुगेदर, माने सारे एटम्स काफी नजदीक आ जाते हैं, माने आपस में जुड़ जाते हैं, एक क्लम्प बना देते हैं। सो ऑल द एटम्स क्लम्प टुगेदर एंड फॉर्म ए बिग सुपर एटम, और सब बहुत बड़ा एक एटम बन जाता है, योगन से बाहर बहुत बड़ा एक एटम या मॉलिक्यूल टाइप का बन जाता है सुपर एटम। और उसमें जो इंडिविजुअल्स एटम होते हैं जो उसमें क्लब अप करते हैं या जुड़ते हैं, वो अपना आइडेंटिटी खो देते हैं और अपना आइडेंटिटी खो के एक सुपर एटम का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह के स्टेट को हम कहते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और उसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये कुछ आप लोगों को जानकारी देनी थी। Intermolecular forces versus thermal energy. Intermolecular forces versus thermal energy, जैसे कि solid, then liquid, और then gas। इसका एग्जाम्पल देखें तो सॉलिड का एग्जाम्पल हम आइस ले सकते हैं। आइस इज द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। लिक्विड को हम कहें
इसका एग्जाम्पल लें तो वाटर, और गैस का कह सकते हैं वाटर वेपर, वाटर वेपर। अब सॉलिड आइस, आइस को लिक्विड में बदलने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। यहाँ पे हीट देंगे, आइस को हीट करेंगे तो वाटर में बदल जाएगा, यानी कह सकते हैं कि एनर्जी आइस में जब एनर्जी देंगे, अब्जॉर्ब कराएंगे, या आइस जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से वाटर जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या हीट अब्जॉर्ब करेगा तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वाटर वेपर इज एग्जांपल ऑफ गैस। तो ये कह सकते हैं कि आइस का एनर्जी, यानी आइस का ओवरऑल एनर्जी कम है इन कंपेरिजन टू वाटर, तभी आइस को वाटर में बदलने के लिए एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। उस तरह से वाटर वेपर की एनर्जी ज़्यादा है, तभी वाटर से वाटर वेपर में बदलने के लिए एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। यानी ये कह सकते हैं कि जब हम सॉलिड से वाटर वेपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ रही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर एंड थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर इज लेस देन वाटर वेपर। इट मीन्स कि आइस की थर्मल एनर्जी सबसे कम है, वाटर की आइस से ज़्यादा है, और वाटर वेपर की वाटर से थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। इसलिए सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी वाटर वेपर की है, इसके बाद वाटर की, एंड देन सबसे कम थर्मल एनर्जी आइस की है। उसी तरह से हम दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देखें। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में हम देखते हैं कि जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास में रहते हैं। जब मॉलिक्यूल काफ़ी पास में रहते हैं तो इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, यानी जो दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जबकि लिक्विड के केस में थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स दूर दूर आते हैं, इसलिए उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता है। और गैस में मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा दूर आते हैं, इसलिए गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से भी कम होता है। यानी सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज गैस में होता है और सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। तो यदि हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को दिखाना होगा तो यानी कि हम गैस में सबसे कम होता है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। उसी तरह जो थर्मल एनर्जी है आइस में सबसे कम होती है और वाटर वेपर में सबसे ज़्यादा। सो इस तरह का डायग्राम, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। Now gases. So gases, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बहुत सारे गैस जो हमारे आसपास ही अवेलेबल होते हैं या हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड these gases जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन,
ये जितने सारे गैसेज हैं, एंड दिस गैसेस ओबे सम लॉज आर कॉल्ड गैस लॉज। ये सारी जितनी गैसेज हैं कुछ लॉज को ओबे करती हैं, उनको हम गैस लॉज के नाम से जानते हैं, उनको हम गैस लॉ कहते हैं। और इन गैस लॉ को वेरीफाई करने के लिए और यू कैन से क्वांटिफाई करने के लिए देयर आर सम रिलेशनशिप। द लॉज गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। कुछ ये जितने भी सारे लॉज हैं तो उन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए सब क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, एंड दैट दोज क्वांटिटीज आर लाइक मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम या मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस etc। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मास या वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे, गैस के मास या वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे। So measurement of mass of gas, यानी कोई गैस है तो उसके मास को कैसे मेजर करेंगे कि उस गैस का कितना मास है। सो मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ गैस। सो मास ऑफ a gas equal weight of gas with container, यानी जिस कंटेनर में वो गैस रखा हुआ है उसके साथ यदि हम गैस को वेट कर लें तो वेट ऑफ गैस विथ कंटेनर और उसमें से माइनस वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, यानी कि उसमें से यदि हम कंटेनर का वेट माइनस कर देंगे तो हमें गैस का वेट निकल जाएगा। सो मास ऑफ ए गैस इक्वल वेट ऑफ गैस विथ कंटेनर, माने गैस के साथ कंटेनर का वेट करके यदि उसमें से एम्प्टी कंटेनर का वेट घटा लेंगे तो हमें मास ऑफ गैस मिल जाएगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल मास ऑफ गैस डिवाइडिंग बाय मोलर मास ऑफ गैस। तो यदि हमें जब मास मिल जाएगा तो उसे फिर हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेंगे इसका, कि उस पूरे जो मास आया है गैस का उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल मास ऑफ गैस डिवाइडिंग बाय मोलर मास ऑफ गैस। इसको हम मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड 1 मोल इक्वल 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो जितना नंबर ऑफ मोल आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी कंटेनर में या मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ गैस निकाल सकते हैं या किसी गैस का मास मेजर कर सकते हैं। सो गैस का मास मेजर करने के लिए सबसे पहले वेट ऑफ कंटेनर विथ गैस और उसमें एम्प्टी कंटेनर का वेट माइनस कर देंगे। सो उससे हम मास ऑफ गैस निकल जाएगा। उसको मोल में बदलने के लिए मास ऑफ गैस डिवाइडिंग बाय मोलर ऑफ मास ऑफ द गैस, तो उससे फिर हमें मोल्स मिल जाएगा। और उसको यदि मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा, जैसे मान लो कि इसको कैलकुलेट करने के बाद 1 मोल ऑफ गैस आ रहा है, तो 1 मोल ऑफ गैस मीन्स
इतना मॉलिक्यूल ऑफ गैस। यदि हाफ आ रहा है तो इसका मतलब कि इसका हाफ कर देंगे तो दैट इज द उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। अब जिस कंटेनर में गैस फिल होता है, जिस कंटेनर में गैस भरा होता है, तो गैस उस पूरे कंटेनर में रहता है, टॉप से लेके बॉटम तक। ऐसा नहीं है कि वो बॉटम गैस बॉटम में रहता है और टॉप में नहीं रहता है, यानी गैस पूरे कंटेनर में चारों तरफ फैला हुआ होता है। तो इस उस कंटेनर का डायमेंशन निकाल लेते हैं। कंटेनर कोई ना कोई डायमेंशन का होता है, सिलिंड्रिकल होगा या क्यूबिक होगा। तो यदि कंटेनर का डायमेंशन निकाल लेते हैं तो हम गैस का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यदि कंटेनर का डायमेंशन हमें पता हो तो कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और जब कंटेनर का वॉल्यूम जो होगा वहीं गैस का भी वॉल्यूम होगा। सो SI unit of volume is cubic meter, and 1 cubic meter equal 10 to the power 6 cubic centimeter, and 1 ml गैस के वॉल्यूम को ml या लीटर में भी मेजर करते हैं। गैस के वॉल्यूम को ml या लीटर में मेजर करते हैं। 1 ml इक्वल 1 cubic centimeter, and 1 liter equal 10 to the power 3 cubic centimeter। ये कुछ कन्वर्जन फार्मूला है जिसके हेल्प से हम उनके डिफरेंट यूनिट्स में गैस के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यानी 1 क्यूबिक मीटर इक्वल 10 पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड 1 लीटर इक्वल 10 टू द पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। या कह सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल 10 टू द पावर 3। यदि क्यूबिक सेंटीमीटर को ml में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 लीटर इक्वल 10 टू द पावर 3 ml भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से है किसी भी हम गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रेशर ऑफ गैस। किसी कंटेनर में या किसी यूटेंसिल्स में यदि गैस भरा हो तो उसका प्रेशर कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे सिलेंडर में गैस का प्रेशर क्या है। सो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। किसी गैस का प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। सो गैस के गैस प्रेशर is measured by manometer। ये मैनोमीटर दो तरह का होता है, एक क्लोज लिम मैनोमीटर होता है और एक ओपन लिम मैनोमीटर होता है। सो हम बात करेंगे ओपन लिम मैनोमीटर की, जो हर तरह के गैस के प्रेशर मेजरमेंट में काम आता है। तो
यहाँ लिख सकते हैं गैस प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। इस तरह का एक यू ट्यूब होता है, यू टाइप का ट्यूब होता है, और यहाँ से दिस इज ओपन लिम, इसका जो ये वाला जो लिम है राइट लिम ये ओपन होता है, और ये क्लोज लिम में यहाँ पे बल्ब होता है जिससे के थ्रू जो जिस गैस का प्रेशर मेजर करना होता है तो यहाँ से इसको भेजते हैं। और यहाँ पे ये मरकरी फिल होता है, इसमें लिक्विड मरकरी इसके अंदर फिल होता है। और दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm। तो यहाँ से जो ओपन लिम है तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, और यहाँ से हमने जिस गैस का हमें प्रेशर मेजर करना है वहां से हमने इस गैस को भेजा थ्रू दिस लेफ्ट लिम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जो मरकरी का लेवल है इस लेफ्ट आर्म के लिम के लेवल से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऊपर से प्रेस करते हुए ये जो मरकरी का जो लेवल है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ यदि जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट लिम में मरकरी का लेवल ये है और यहाँ ऊपर चला गया है, तो यहाँ से हम मार्क कर देंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मरकरी का कुछ लेवल है पर्टिकुलर यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ से देख लेंगे कि ये कितना mm ऊपर गया है, लेफ्ट लिम के आर्म से देख लेंगे कितना mm ऊपर गया है। इसलिए मान लीजिए कि ये यदि 120 mm ऊपर चला गया है, यानी इसका हाइट जो हाइट डिफरेंस इन हाइट ऑफ लेफ्ट एंड आर्म लिम्स, तो ये यदि 120 mm है तो गैस प्रेशर इक्वल हो जाएगा 760, चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, सो 760 एंड प्लस 120 mm, सो ये हो जाएगा 0 और 6 और 2 8, और तो 880 mm हो जाएगा, यानी कि गैस का प्रेशर 880 mm। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब यहाँ से गैस जिस गैस का प्रेशर हमें निकालना है उसको हम लेफ्ट आर्म से यहाँ से छोड़ेंगे उसको, और यहाँ पे यदि जो लेफ्ट लिम में जो मरकरी का लेवल है यदि उसके राइट आर्म में यदि उससे ऊपर चला जाता है तो जितना डिफरेंस होता है लेफ्ट लिम और राइट लिम में, सो दैट इज द उसको हम उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंदर जोड़ देंगे। इसके जस्ट उल्टा यदि कभी कभी गैस का प्रेशर कम होगा, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये जो ऊपर गया हुआ है ऊपर ना जाके ये नीचे चला जाएगा, या इसको ऐसे
इस तरह का कुछ केस बन सकता है। जैसे मान लीजिए इसको यदि आप ये कहते हैं तो यहाँ पे यदि पॉजिटिव प्रेशर तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम है, तो जब कम होगा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसको प्रेस करेगा, जिसकी वजह से मरकरी का लेवल आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट आर्म में ऊपर चला जाएगा और राइट आर्म में नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसको पैरेलली आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो जो राइट आर्म में जो इसका पैरेलल लेवल बन रहा है उससे जो नीचे जो मरकरी लेवल गया है तो उसके बीच का डिफरेंस क्या है। सपोज मान लीजिए उसके बीच का डिफरेंस 100 mm है, तो यहाँ पे गैस का प्रेशर जो निकालना होगा, गैस प्रेशर तो यहाँ पे हो जाएगा 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे -100, सो दैट इज 660 mm। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लस माइनस difference in height of both limb। Pressure of gas is equal to atmospheric pressure plus minus difference in height of both limb। यानी कि यदि राइट लिम्ब में लेफ्ट लिम्ब से मरकरी का लेवल ऊपर चला गया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो जो डिफरेंस है वो जुड़ जाएगा, ऐड होगा, और यदि राइट लिम्ब में मरकरी का प्रेशर लेफ्ट लिम्ब से नीचे चला गया है तो उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी गैस का प्रेशर निकाल लेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। एंड दिस इज द ओपन लिम्ब मैनोमीटर। ओपन लिम्ब में यहाँ पे जो राइट लिम्ब है ओपन है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट डाल रहा है। और एक होता है क्लोज लिम्ब मैनोमीटर। तो यहाँ पे जो क्लोज लिम्ब में क्या होता है कि यहाँ पे जो लिम्ब है राइट लिम्ब ये क्लोज होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर गैस के लिए होता है, जबकि ये मैनोमीटर जो ओपन लिम्ब मैनोमीटर होता है ये हर तरह के गैस के प्रेशर को मेजर करने में काम आता है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो उसको भी आप इस डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। There are 3 units to measure the temperature। टेम्परेचर मेजर करने 3 यूनिट्स हैं। There are 3 units to measure the temperature। For example, first is centigrade और सेल्सियस। स्केल जिसको हम डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिखते हैं, एंड ये बेस्ड है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर इज
0 degree Celsius and boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, दैट इज फ़ारेनहाइट। स्केल, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट इसे भी इंडिकेट करते हैं। सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, जिसको डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं उसको। और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसको कन्वर्जन के लिए एक फार्मूला होता है कि C इंटू 9/5 प्लस 32 इक्वल फ़ारेनहाइट। एंड तीसरा यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, दैट इज केल्विन। केल्विन स्केल, जिसको K से इंडिकेट करते हैं केल्विन को। एंड इसका होता है T डिग्री सेल्सियस इक्वल T प्लस 273 केल्विन। जैसे कि मान लीजिए कि टोटल 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि 20 प्लस 273 केल्विन, दैट इज, और यू कैन से इक्वल टू 293 केल्विन। यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 को ऐड कर देंगे, 273 जोड़ देंगे। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली आजकल डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। सो 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल 20 प्लस 273 केल्विन। एंड SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है। और यदि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना होगा तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख देंगे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इंटू 9/5 प्लस 32 जोड़ देंगे तो वो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कभी कभी न्यूमेरिकल्स में कन्वर्जन के लिए पूछता है कि यदि 15 डिग्री सेल्सियस है तो इसका फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगा, यदि 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगा। तो इस फार्मूले के हेल्प से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, या डिग्री सेल्सियस को उसमें 273 ऐड करके उसको केल्विन में बदल सकते हैं। सो ये कुछ गैस के कुछ पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए, लाइक प्रेशर को मेजर करने के लिए, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, या मास को मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स थे जो हमने आपको बता दिया। सो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इस चैप्टर का बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।